चलिए सभी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले पार्ट पर। आपको पता ही है कि बिहार पीसीएस का भी पेपर हुआ था, मैं बताया भी था कि जो भी पेपर होंगे पूरा स्ट्रेटजी आप लोग को बताया भी था, और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा लड़े थे। तो चलिए उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले हम थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देते हैं, टाइम हो गया है, सभी लोग आइए। और सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास किया जाएगा। उसके पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, टॉप एजुकेटर है, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है। और चैनल का नाम है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो करंट अफेयर भी पढ़ा जाएगा। ये है क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं आप। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें, सभी लोग जल्द से जल्द आइए, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में ऑफ था क्लास, उसके बाद कंटिन्यू किया जा रहा है, और ये क्लासेज जो है लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, जैसे लाइव क्लास मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास होगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण, टू वे कम्युनिकेशन। जैसे मैं भी कुछ बोलूंगा, आप भी कुछ बोलेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जब रिप्लाई करूंगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास चलते थे वैसे ही ऑनलाइन क्लास चलेंगे। सभी लोग जल्द से जल्द आइए। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज का बेनिफिट क्या होगा कि टेस्ट और क्विज को देके अपने क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए। और कॉम्बैट इस संडे को होने वाला है, सभी लोग लग जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कॉम्बैट आगे बता भी दूंगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट हो रहा है। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ऑलरेडी बच्चे पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे से जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन ना किए हों वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के समय इस कोड का यूज कर सकते हैं, PJ01। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में इसमें बात किया जाए तो लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट क्या होगा कि सपोज दैट अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, किसी भी एजुकेटर का, वो तो आप डिपेंड है कि आपके ऊपर कि किसी से भी पढ़ सकते हैं आप। ये सबसे अच्छी फैसिलिटीज है अनअकैडमी के द्वारा, ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो आपके घर बैठे, कहीं नहीं जाना है आपको, आपके टॉप एजुकेटर आपके साथ खड़े हैं अनअकैडमी के साथ। तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई लाइव क्लास छूट भी जाता है तो टेंशन लेना नहीं है। इसलिए नहीं लेना है कि लाइव क्लास वो मोबाइल आप में रिकॉर्ड हो जाएगा आपकी, और आप अनलिमिटेड एक्सेस से आप कितनी भी बार चाहे उस वीडियो को लगातार देख के अपने कॉन्सेप्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आइए तब तक सभी लोग। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हो बेटा, डाउनलोड कर लो, काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। 4 या 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री है मेरे, और मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जैसे मैं कहा भी था। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी का टेलीग्राम का लिंक है, टीटाट में जयसाल के नाम से है। अगर जो लोग ना जुड़े हो, टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाए। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, जो भी कहना होता है मुझे, इसी टेलीग्राम पे मैं टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ इसी लिंक, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर है, यूपीएससी सीएससी के फील्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी फील्ड को ही डील करता हूँ। जितने भी टॉप एजुकेटर है वो अनअकैडमी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लास किससे लेना चाहते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन आवे, ठीक है, तो किसी से भी क्लास ले सकते हैं। और भी देखिए, यूपीएससी सीएससी का ही, क्योंकि मैं प्लस एजुकेटर मैं भी हूँ, मैं भी क्लास लेता हूँ, मुझसे भी ले सकते हैं आप लोग। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का है, हिस्ट्री का है। ऑप्शनल कोर्स भी अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च हो चुका है, सबको बता ही चुका हूँ। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, आर्ट एंड कल्चर का है, करंट अफेयर का है, इंडियन इकोनॉमी का है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी का है। और आंसर राइटिंग कोर्स भी अनअकैडमी पे चालू है, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी देख लीजिए, दो तरह के प्लान है यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन के प्लान है, एक प्लस प्लान है और एक आइकॉनिक प्लान है। तो प्लस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। ठीक है, जो 1 मंथ का फी है 9,000, 3 महीने का 22,500, 6 महीने का 40,500 और 1 ईयर का फी है 49,500। जितने भी फी है इस कोड का यूज करेंगे तो आफ्टर कोड 10% डिस्काउंट हो जाएगा। PJ01, पी फॉर प्रिंस, जे फॉर जयसवाल, 01 कोड यूज करेंगे। और आफ्टर डिस्काउंट यहाँ सब लिखा हुआ है, सारा देख लीजिएगा आप लोग। तो आफ्टर देखिए 49,500 है, 10% डिस्काउंट देंगे तो आपका हो जाएगा
42,550। ठीक है, इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो जिनको 1 ईयर का लेना हो या 2 ईयर का लेना हो अपने हिसाब से देख लेंगे। आइकॉनिक का प्राइस ऑलरेडी बढ़ने वाला है, मैं बार बार कह चुका हूँ, कभी भी बढ़ सकता है। तो आइकॉनिक 1 ईयर का जो चार्ज है 69,500 है, कोड यूज करेंगे सेम PJ01, जो चार्जेस जो लिखे हैं देख लीजिएगा आप लोग। और 69,500 है, कोड यूज करने के बाद आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 62,550 रुपए का, आफ्टर 10% डिस्काउंट PJ01 कोड यूज करने के बाद। इसमें यही बेनिफिट मिलेगा कि ये चारों फीचर्स तो ऑलरेडी प्लस वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस वाले जो चारों फीचर्स हैं, जैसे लाइव क्लास था, टेस्ट सीरीज था, लिमिटेड प्रैक्टिस था, स्ट्रक्चर शेड्यूल था, इसके साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको समझाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होंगे, पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो जो प्रॉपर तरीके से क्लास होगी वो मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास तो चाहे प्लस ले चाहे आइकॉनिक, तो सब में चलेगा। लेकिन अगर पर्सनल कोच की बात की जाए, पर्सनल गाइडेंस की बात की जाए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। जिसको जो सुविधाएं चाहिए वो ले सकता है अपने अनुसार। ये ऑप्शनल कोर्स का देख लीजिए, 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है, कोड यूज कीजिए PJ01, आफ्टर 10% डिस्काउंट यू विल गेट ओनली पे, आप जो 24,750 आपको पे करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा अपने अनुसार। और जैसे मैंने कहा कि अनअकैडमी का कॉम्बैट चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें बेटा, कोई मत छूटो, सभी के सभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, और कोड यूज कीजिए PJ01, P फॉर फ्रेंड, J फॉर जयसवाल, 01 कोड का यूज करिए। फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और आप टेस्ट दीजिए। यकीन मानिए कि बेटा जो टेस्ट नहीं देते हैं वो टेस्ट दें बेटा, वही आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, क्योंकि टेस्ट ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा आपको अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप वाकई में पढ़ाई कितनी कर रहे हैं। और आपकी जो लड़ाई है ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चों के साथ है, तो आप उनसे फाइट करना है आपको। सीटें फिक्स होती हैं, सीटों को फिक्स में जो टॉपर होंगे वही तो सीट लेंगे। इसलिए अपने टेस्ट को दीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है ईमानदारी के साथ आप उसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन सही हो गलत हो, जो भी हो, पहले कोशिश तो करो यार। 2 कदम चलो तो सही, तभी तो पता चलेगा कि डर कितना कठिन है कि आसान है। पहले चलना तो सीखो आप, ये डर खत्म कीजिए। एनरोल कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में एनरोल कीजिए आप सभी के सभी। ऑलरेडी बच्चे लगे हुए हैं, जिनको देना है वो तो समझदार है, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। संडे को टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग 11 बजे दिन में तैयार रहेंगे। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, अल्टरनेट संडे को होगा, जैसे मैंने बताया। तो इस संडे को होने वाला है। और आपको पता भी है कि 6 महीने सिर्फ बचे हैं, इसलिए कमर कस लीजिए। 2020 की समाप्ति होने वाली है, 2021 की शुरुआत होने वाली है। तो 2021 लेट अस क्रैक इट, अनअकैडमी के साथ क्रैक कीजिए। और 6 महीने बचे हुए हैं, समय देखिए दिखाई भी दे रहा हो आप लोगों को। तो कमर कस लो बेटा, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि समय एक एक दिन निकलते चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय के महत्व को समझिए और तैयारी में लग जाइए आप सभी के सभी। और देखिए 6 मंथ का बैच है, यूपीएससी सीएससी 2021 का प्रीलिम्स का स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर को। जैसे मैंने बता भी चुका था आप लोगों को, तो जो लोग को नहीं पता है वो लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ठीक है, अल्टीमेट GS 6 मंथ बैच कोर्सेज प्रीलिम्स 2021, ठीक है। और ये भी बैच है, तो जिसको भी ज्वाइनिंग करना है वो कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है ये चीजें। प्रीलिम्स का सिलेबस कवरेज किया जाएगा, टॉप एजुकेटर होंगे वहाँ पे। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज जो भी होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी चलेगा, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, पूरी चीजें होंगी। तो जिसको डाउट, जिसको भी करना होगा वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, और कोड यूज कर सकते हैं PJ01। चलिए, और भी देख लीजिए, बहुत सारे बैचेज हैं। तो किसी भी बैच में 1 ईयर का बैच है, 2 ईयर का बैच है, तो ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जिसमें भी इनरोल कराना है तो इनरोल करा सकते हैं, कोड सेम यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक का प्राइस हाइक होने वाला है, तो जिसको आइकॉनिक की सर्विसेज चाहिए तो वो लोग जल्द से जल्द अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनअकैडमी के साथ जुड़िए। और आज हम टॉपिक को स्टार्ट अप करते हैं। और सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए मुझे, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, कि आगे बढ़ा जाए, फिर कुछ नई योजनाओं पे बात किया जाए। और नई योजनाओं पे आज कुछ अच्छे अच्छे योजनाओं पे बात किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि बीपीएससी के टेस्ट में कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया कि सर जितने भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है सारे क्वेश्चन लड़ गए सर। चाहे क्वाड का क्वेश्चन था, चाहे आसियान का शिखर सम्मेलन का क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन लड़े हैं। ठीक है, तो एक बार पेपर देखा कीजिएगा, और जो मैं प्रीवियस वीडियो पढ़ाया हूँ उसको भी देख लीजिएगा कि वाकई में आसान थे कि नहीं पेपर। जैसे मैंने हिस्ट्री का कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो प्रोसेस बताया गया था, जो लड़के लगे हैं, बहुत लोगों ने मैसेज किया टेलीग्राम पे मुझे कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, करंट अफेयर सारे क्वेश्चंस लड़े हैं। तो बेटा देखो, ऐसा है कि हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं और तब वो चीजों को आप लोग को समझाते हैं। तो इन चीजों का जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं, वही चीजें आप लोग को समझाते हैं, और पेपर में वही आता भी है। ठीक है, पेपर आखिर आएगा कहाँ से ये बताओ। तो आपको पूरी चीजें पता है, कहीं से क्वेश्चन पूछे, क्या दिक्कत है उसमें से। तो आज हम कुछ नई चीजों पे डिबेट करेंगे।
चर्चाएं करेंगे, डिबेट क्या करेंगे सीधे, सॉरी कहाँ गया मेरा ये हाँ, ठीक है। तो चर्चा करेंगे और चर्चा जब होगी तो चर्चा करेंगे हम। तो आगे बढ़ा जाए फिर, एक बार कमेंट करके सभी बता दो। तो आगे बढ़ा जाए जल्दी, समय को व्यर्थ ना किया जाए और तुरंत हम लोग आगे बढ़े तो ही अच्छा है। ठीक है, कुछ नया कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि पीएम किसान निधि मोदी जी की योजना है, बहुत योजनाओं में ये है कि जो भी किसान होंगे उनके खाते में हर 4 महीने पे 2,000 रुपए दिया जाएगा और साल में 6,000 रुपए दिया जाएगा, बस यही है कुल मिला के। तो इनकी जो किस्त है वो जारी की गई है, 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। थोड़ा सा उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, और वैसे भी मोदी है तो मुमकिन है, और उनसे जुड़ी सारी योजनाएं हैं वो पढ़ना ही है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। और 25 दिसंबर को जारी की गई है, और 25 दिसंबर को आपको पता है कि सुशासन दिवस भी होता है, क्रिसमस डे भी होता है, और 25 दिसंबर को बहुत सी चीजें हैं, मदन मोहन मालवीय, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो खैर हम सीधे मुद्दे पे ही आते हैं, बाकी इधर उधर भटकाव नहीं करेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि को किस्त जो है जारी किया है, रिलीज किया है, बस उसी पे है, उसी पे हम चर्चा भी करेंगे। तो वही बताया गया है कि 25 दिसंबर 2020 को, जस्ट एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस एक मिनट, इसको मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है 25 दिसंबर 2020 को, इसी 25 तारीख को, जिस दिन क्रिसमस डे होता है, जिस दिन बड़ा दिन होता है, तो उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि पीएम प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान किस्त की जारी की है, पीएम किसान की जो किस्त है उसको जारी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जो निधि है उस निधि की किस्त जारी की गई है, और इसके तहत प्रत्येक किसान को 2,000 करोड़ रुपए की, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस एक मिनट, ये मैं इसको ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, और इसके तहत प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए प्राप्त हुए, मतलब कहने का मतलब है कि 1 ईयर में, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसानों का, तो 1 ईयर में देखिए इनको 2,000 रुपए हर 4 महीने पे मिलते हैं। हर 4 महीने पे मिलते हैं, 3 किस्त मिलता है, तो देखिए साल भर में इनको 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, सीसेट भी थोड़ा पढ़ लीजिए, प्रति ईयर 1 ईयर का मतलब मिलते हैं। तो उन्हीं की एक किस्त जारी की गई है जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ होगा, और 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। तो वही मैं बता भी रहा हूं कि इसके तहत प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, और इस किस्त का लाभ 9 करोड़ किसानों को होगा, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपए के व्यय किए गए हैं। बस सिंपल भाषा में ये चीजें समझ लीजिए कि एक किस्त जारी की गई है, 25 दिसंबर को जारी की गई है, और वो 25 दिसंबर की किस्त कौन सी है, 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से दिया गया है, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। मुख्य बिंदु देख लीजिए कि इस मौके पर पीएम ने विभिन्न राज्यों के किसानों से बातचीत भी किया है। ये बातचीत है बेटा, क्योंकि टॉकिंग तो करना जरूरी है, और वैसे भी मोदी जी मन की बात तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसानों से बात करते भी हैं हमारे मोदी जी, और किसानों के लिए तो बहुत ही वो, खैर किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करना है वो। और किसान बिल पे भी चर्चा हो रही है, ठीक है, तो चर्चाओं किसान देख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो हमारे पीएम साहब ने कहा कि देखो 25 दिसंबर सुशासन दिवस है, और इस दिन हमको पैसा भी रिलीज करना है, क्योंकि किसानों को 2,000 रुपए देना है, क्योंकि हमको किस्त जारी करना है, और उन्होंने किस्त को जारी किया। और पीएम किसान निधि जो है उसकी किस्त जारी की गई है, और 9 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट होगा, 18,000 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे, उसी का उन्होंने पैसा दिया है, रिलीज किया है। ठीक है, बस यही चीजें सीजिए, बाकी इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र भी किया है। जाहिर सी बात है, जिक्र तो करना भी है, और उन्होंने टॉकिंग भी किया है, बात भी किया है। और आप देख रहे हैं कि किसान बिल को लेके कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, किसान सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, और इन चीजों को सरकार को सोचनी भी चाहिए, वो किसान है। ठीक है, खैर मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो चीजें हैं बस वही बात किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। तो बताना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखो भैया, जब से इस किसान पीएम किसान निधि जब से हमने स्टार्ट किया है, हमने आज तक कुल मिला के देखिए 18,000 करोड़ तो आज ही खत्म कर दिए हमने, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए प्रति किसान। तो कुल मिला के अभी तक, जब तक चली है योजना, तब से लेके अभी तक हमने 1,10,000 करोड़ रुपए जो है हमने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? धीरे धीरे चलेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो पीएम किसान देखिए, मोदी जी संवाद भी कर रहे हैं किसानों से। तो संवाद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संवाद होगा तभी एक दूसरे के विचारों को आदमी आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो यही होता है संवाद, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस किस्त को 25 दिसंबर को जारी किया गया, जैसे मैंने कहा भी। और 25 दिसंबर को जैसे पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। और इस दिन को वैसे भी बीजेपी की सरकार है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक मौका भी मिल गया मोदी जी को, मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत भी कर दिया है। ठीक है, तो 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने क्लिक किया, पहुंच गए खाते में, किस्त जारी की है, उन लोगों को बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जैसे वादा भी किया था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को पूरा भी किया जा रहा है और इस दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी शुरुआत से ही। और इस योजना तक किसानों को एक साल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों के द्वारा, वही मैं जो आपको बता रहा था कि 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मतलब हर फोर, मतलब कुल मिला के ऐसे समझो ना यार, हर 4 महीने पे आपको 2,000 रुपए मिल रहा है। फिर अगला 4 महीना होगा तो फिर 2,000 रुपए मिलेंगे। फिर अगला 4 महीना होगा तो फिर 2,000 रुपए मिलेंगे। टोटल आपको कितने मिले, इतना तो सीसेट में पढ़ा ही होगा। टोटल आपको 6,000 रुपए प्रति ईयर मिले, पर प्रति ईयर मिलेंगे, ठीक है, प्रति वर्ष मिलेंगे, बस इतना जानो। ठीक है, और ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाए, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। और इस कोड का यूज करके 10% अपने सब्सक्रिप्शन पे बचा भी सकते हैं, PJ01। तो वही है कि 2022-23 तक जैसे मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, तो उस किसानों की आय को दोगुना तो उनको करना ही है। खैर कैसे करेंगे वही जानेंगे। तो वही मोदी जी ने कहा कि देखिए, एक साल में आपको हम 2,000 रुपए प्रति 4 महीने पे देंगे, मतलब साल भर में 3 बार देंगे, मतलब आपको 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। पीएम किसान निधि सम्मान योजना निधि जो है, उस निधि का वो आपको पैसा मिलेगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। और सचमुच देखिए कि इस राशि से क्या होगा कि जो भी हमारे देश के छोटे और सीमांत किसान हैं, अपने कृषि खर्च का वहन कर सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं, जिनकी जो जमीन है, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अपना खर्च का वहन कर सकते हैं और इतने पैसे में वहन करेंगे भी। खैर आप लोग सच्चाई तो आप लोग जानते भी हैं। चलिए कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बाकी समझदार हैं आप लोग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या हुआ था। इस योजना के केंद्र सरकार छोटे व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है, जैसे मैं कहा भी हूँ कि हर साल मिलता है। और इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और इस योजना का उद्देश्य है कि उन किसानों की सहायता करना जिसमें खराब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है। जैसे मैंने कहा कि जो वैसे भी भारत में कृषि जो है मौसम का जुआ है, कहा भी जाता है, क्योंकि भारत में कृषि जो किसान करते हैं, तरह तरह की समस्याएं जब होती हैं, कभी ओलावृष्टि हो गया, कभी खराब मौसम हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और छोटे छोटे जो किसान है उनकी स्थिति खराब हो जाती है। इन्हीं स्थिति को सुधारने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं। हम किसान बिल को लेके आए हैं वो, और यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए प्रति 4 महीने पर उनको देने का वादा भी किया है और साल भर में 6,000 रुपए देने का वादा किया है, जिससे किसानों को इन चीजों से मुक्ति मिल सके। खैर सच्चाई क्या है आप लोग को पता होगा। और यह 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। और इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, यानी कि छोटे व सीमांत किसान जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और इतना तो आप लोग को सबको पता ही होगा। आप लोग ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे या शहर में जहां रहते हो, इतना तो आपको सबको पता ही होगा। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम अगला हम चलते हैं टॉपिक पे। कोई डाउट है किसी को? बेटा डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित? कोई भी डाउट? कितने रुपए मिलेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे किसानों के लिए क्या मोदी जी ने किया है, क्यों किया है, आय को दोगुना करने के लिए किया गया है, कितना पैसा मिलेगा, और वो जितनी भी चीजें हैं, कितना अभी तक फंड रिलीज किया गया है, कितने किसानों को लाभ होगा, ये सारी चीजें आपके साथ डील कर चुका हूं। और मुझे उम्मीद है कि कभी भी भविष्य में ये क्वेश्चंस आएंगे, आ जाए चाहे कभी भी आए क्वेश्चंस, आपको हमेशा इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है कि आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, जिसे मैंने कहा था कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनेगा, मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा पहले वीडियो दे देता था, 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे की क्लास होते थे, लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तब भी अच्छे रिस्पॉन्स आते थे आप लोग के, क्योंकि जानते हैं कि मैं पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ। और अब बीपीएससी की परीक्षा में आप प्रीवियस ईयर का जाकर क्वेश्चंस देखो पहले, जो अभी संडे को जो पेपर हुआ रिसेंटली स्टेट पीसीएस का, क्वेश्चंस देखिए देखिए कि मेरे वीडियो से क्वेश्चंस मिले कि नहीं। एक एक क्वेश्चन मैं मिलवा सकता हूँ। इसलिए जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं गंभीरता से पढ़िए, इसलिए पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ ताकि किसी तरह का क्वेश्चन हो आप करने के लिए तत्पर रहें। ठीक है,
तो आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं का बेंच चल रहा है, प्रीलिम्स होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझदार हैं, बार बार चीजें नहीं समझाई जा सकती, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए। तो फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक स्थगित किया गया है। भाई क्यों किया गया है, क्या कारण थे फीफा को ये सब करना पड़ा? 2023 तक स्थगित किया गया, क्यों किया गया? आपको पता ही है, कोरोना महामारी। और ये वैश्विक महामारी है, और आप देख ही रहे हैं, अब तो एयर इंडिया की फ्लाइट भी जो आई थी उसमें भी कुछ लोग पाए गए हैं दिल्ली में जब एयरपोर्ट पे पहुंची। तो खैर, आगे हम बात करते हैं क्यों किया गया, फीफा क्या है, सब बात किया जाएगा। हाल ही में फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया है। तो जो विश्व कप होने वाला है उसको रद्द कर दिया है, और यह विश्व कप अब 2023 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो तो अंडर 17 और अंडर 20 का जो विश्व कप होने वाला था उस विश्व कप खत्म, बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया विश्व कप को। तो इसका मेन जो कारण था कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, और इसके कारण इसको रद्द कर दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि यह विश्व कप 2023 में आयोजित किए जाएंगे, और इंडोनेशिया जो है अंडर 20 और पेरू अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा अंडर 20 कौन करेगा, अंडर 17 कौन करेगा, और कब किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। जब खेल और कूद के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख लीजिएगा कि 2023 में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2023 तक रद्द किए गए हैं, और 2023 में जो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इंडोनेशिया अंडर 20 वाला, यानी कि अंडर 20 का जो विश्व कप होगा इंडोनेशिया में होगा। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, और ये भी बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा किस देश में है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो कमेंट कीजिए, तभी आपको पता भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछूंगा भी बीच बीच में, ताकि आप लोगों को भी ये एहसास हो कि वाकई में सर कुछ कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपकी जो कमियां होंगी, जो एरर्स होंगे, वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ तक कोई डाउट? तो सबसे पहला तो ये जानना चाहिए कि अंडर 17 और अंडर 20 का जो फीफा का विश्व कप होने वाला था वो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसका कारण यही है कि कोरोना महामारी, कोरोना की वैश्विक महामारी है। और कोरोना तो देख ही रहे हैं स्थिति क्या हो गई, जैसे मैंने कहा कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट आई है लंदन से, और बताया गया कि 15 से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो खैर, आगे क्या होगा, जैसा होगा बताया जाएगा। लेकिन जो विश्व कप है रद्द कर दिया गया, ये कोई कारण नहीं था कि एयर इंडिया वाला, वो तो वैसे वैसे बता दिया। लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विश्व कप को रद्द किया गया है, 2023 में होगा, जिसमें अंडर 20 वाला जो है वो इंडोनेशिया करेगा, जिसकी राजधानी जकार्ता है। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पर पाई जाती है। और जो अंडर 17 होगा वो होगा पेरू, पेरू की राजधानी कहाँ है, थोड़ा सा ये भी कमेंट करके आप हमको बताइए। यहाँ तक आपको पता जरूर होना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि राज्य और उसकी राजधानी बहुत जरूरी है यार, किसी भी देश की राजधानी जानना। ठीक है, मेजबानी करेगा। और फीफा परिषद के ब्यूरो ने कहा है, जो उसके ब्यूरो के हेड है, उन्होंने कहा है कि कोविड 19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में काफी चुनौतियां पेश आ रही हैं। इसके चलते लगातार कई प्रतियोगिता की समय सारणी में बदलाव किया गया है। भाई जाहिर सी बात है, लोग, भाई फीफा है तो पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे, खेलेंगे, और लोगों का आना जाना, लोगों का रहना, लोगों से मिलना, भीड़ भाड़, समझ सकते हैं आप सभी की चीजें, तो ये तो कॉमन सी चीजें हैं। तो इसीलिए इन चीजों को रद्द किया गया है। ठीक है, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अंडर 17 कौन करेगा, अंडर 20 कौन करेगा। तो अंडर 20 आपका करेगा इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, और अंडर 17 करेगा पेरू, जिसकी राजधानी आप खुद बता सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को भी? आगे बढ़ा जाए? डाउट हो तो पूछो, क्योंकि पूछने के लिए ही तो आप आए हो, समझने के लिए आए हो। तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें सॉल्व होती चली जा रही है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसा? तो कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए, और क्या क्या हुआ। अंडर 17 महिला विश्व कप थोड़ा सा जान लीजिए कि 2022 फीफा द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, पहले इस विश्व का आयोजन भारत में 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द किया गया। कहने का मतलब है कि जो महिलाओं का विश्व कप जो होने वाला है अंडर 17 महिला का, वो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको स्थगित किया गया और उसको 2022 में कर दिया गया है। ठीक है, कि अब इसका आयोजन वर्ष 2022 में भारत द्वारा किया जाएगा, और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। और इससे पहले भारत ने 2017 में पुरुषों की अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सफलतापूर्वक किया था। तो इस क्वेश्चन से देखिए कितने सब क्वेश्चन आपके निकले। एक तो ये है कि अंडर 17 और अंडर 20 का विश्व कप जो है वो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
दूसरा ये था कारण क्या था, उसका कारण सिंपल सा कारण है भाई, कोरोना महामारी है। लोग इधर से उधर जाएंगे, लोग खिलाड़ी जाएंगे, खेल प्रशंसक जाएंगे, खेल खेलने वाले जाएंगे, और महामारी चली रही, आप ये समझ ही सकते हैं। तीसरा ये था कि अंडर 17 जो महिला विश्व कप था, जो 2020 में भारत में होने वाला था, उसको कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, और 2022 में भारत में ही होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि आपका सर देखिए 2017 में जो पुरुषों का जो हुआ था अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, उसका सफलतापूर्वक आयोजन भारत में किया जा चुका है ऑलरेडी इसके पहले। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने सब क्वेश्चंस निकलते हैं, कि आपको ये भी पता चल जाए कि महिला वाला जो है भैया, उसको 2022 में स्थगित किया गया है, मतलब 2020 में स्थगित किया है, 22 में होगा। और ये भी पता चल गया कि 17 वाला देखो पुरुष वाला जो हुआ था वो भारत में होता, भारत ने उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है? तो आगे बढ़ते हैं, नहीं डाउट है तो चलिए। फीफा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फीफा आखिर है क्या, क्योंकि फीफा फीफा तब से कर रहे हैं, तो फीफा के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए, फीफा क्या है। फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है, और भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है, सभी लोग जानते भी हैं। और फीफा की स्थापना 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और फीफा का मुख्यालय जो ज्यूरिख में स्थित है। और फीफा स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित एक संघ है, एक फेडरेशन। तो फीफा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फीफा जो है सभी लोग जानते भी हैं, और फीफा हमेशा होता भी है, फीफा का विश्व कप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए फिर, जैसा हो तो बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और देखिए, अगला जो टॉपिक है, उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। हॉकी का स्टेडियम, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब, जिन्होंने भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक लाए। और उड़ीसा की राजधानी थोड़ा हम लोग को कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि उड़ीसा में के राउरकेला इस्पात संयंत्र भी है वहां पे। तो राउरकेला में ही बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम। और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उड़ीसा के सीएम कौन है और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में आप हमको बताइए, कि सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और वहां के राज्यपाल कौन है, क्योंकि इतना तो जरूर आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा के बारे में पढ़ रहे हैं। और कोई मंदिर भी है उड़ीसा में शायद, तो उसका भी बारे में बता सकते हैं आप लोग, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, सब लोग बैठे हैं, जल्दी कमेंट कीजिए सभी के सभी, जल्दी जल्दी बताइए सभी के सभी। इतना तो आप लोगों को पता होगा, आप पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बताइए तो सही। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, उड़ीसा के सीएम कौन है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, और उड़ीसा के बारे में कुछ और भी जानते हो तो ये जरूर आप लोग को जानना चाहिए। जब हमारे देश का अंग है, हमारे देश में एक राज्य है उड़ीसा, पूर्वोत्तर में पड़ता है, तो यहाँ तो पता होना चाहिए ना उड़ीसा के बारे में आम सभी स्टूडेंटों को। और वो भी हॉकी स्टेडियम बन रहा है, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, सभी को पता भी है। और हाथी के जादूगर जो, सॉरी, हॉकी के जादूगर जो है, मतलब हॉकी ही बोल रहा हूं मैं, और कुछ ना समझे। हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद साहब, सबको पता ही है। खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया अभी तक। खैर तो चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, तो इनके मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? नवीन पटनायक साहब है, बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता है, वहां के सीएम है, कई बार लगातार रह चुके हैं। घोषणा की है कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है। तो वहां के सीएम के द्वारा ये घोषित किया गया है कि देखिए सर, हमारा जो राउरकेला जो जगह है, जहाँ पे इस्पात कारखाना भी है, जिस राउरकेला में, वहां पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित किया जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा। ये जो बात कही है वहां के सीएम साहब नवीन पटनायक साहब ने घोषणा किया है। और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, यानी कि इतना बड़ा स्टेडियम होगा जिसमें 20,000 प्रशंसक जो है वो बैठ के उस मैच को देख सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो सोचिए कितने गर्व की बात है कि उड़ीसा जैसी जगह पे विश्व, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनने वाला है। उड़ीसा जिसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, उड़ीसा जहाँ के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक साहब हैं। और थोड़ा कमेंट करके बताइए राज्यपाल कौन है, क्योंकि साहब हम बता देंगे तो फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे। कमेंट कीजिए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो। कमेंट करो बेटा जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, क्योंकि कमेंट बहुत जरूरी है आप सभी का जानना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मैं बता ही दूंगा तो फिर आप लोग क्या पढ़ोगे। जल्दी बताइए आप सभी के सभी।
जल्दी 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 आंसर कीजिए आप सभी के सभी, क्योंकि आंसर करेंगे तो बेटा डर खत्म होगा आप लोगों का। नहीं आता है, आता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता सीधे लिख दो नहीं आता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी के सभी। बीपीएससी का पेपर कैसा गया आप लोगों का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईएएस में लग जाओ बेटा मीन्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कुछ भी पूछना हो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मैसेज कर सकते हैं, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है, जो नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। इस स्टेडियम का जो निर्माण किया जाएगा बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जाएगा, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? जैसे मैंने कहा कि इसकी घोषणा किया है वहां के सीएम साहब जो नवीन पटनायक साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि देखिए सर हम राउरकेला जो आपका उड़ीसा में है, इस्पात संयंत्र भी है राउरकेला में, तो उन्होंने कहा है कि देखिए सर हम जो इसकी घोषणा कर रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी का स्टेडियम है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, घोषणा कर दी है उन्होंने। और ये भी कहा है कि उन्होंने 20,000 प्रशंसक इतना बड़ा रहेगा कि 20,000 जो है उसके देखने वाले चाहने वाले वो लोग कम से कम इसको देख सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं, बैठ के आराम से हॉकी का आनंद भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस स्टेडियम का जो निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जाएगा, और इसका निर्माण 15 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण किसके कैंपस में किया जा रहा है। तो कैंपस का नाम है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जाएगा, और इस स्टेडियम में 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप के मैचों का भी आयोजन किया जाएगा। तो ठीक है, तो जो हॉकी का जो मैच होने वाला है 2023 में, उस हॉकी के विश्व कप का मैचों का आयोजन 2023 में वो किया जाएगा आपके उड़ीसा में। यहां तक कोई डाउट है? राउरकेला में किया जाएगा। किसके कैंपस में किया जाएगा? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जाएगा 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है, चक दे इंडिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एक मिनट रुक जाओ बेटा, कोई डाउट हो तो तक बताइए आप सभी के सभी, एक मिनट रुक जाइए सभी के सभी। कोई भी डाउट किसी को भी? कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस एक मिनट। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस एक मिनट रुक जाइए बेटा, बस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कोई भी डाउट? ठीक है, बस एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो गवर्नर का नाम पता चला? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, जैसे मैंने कहा भी। तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, जाहिर सी बात है तभी तो आयोजन हो रहा है। और विश्व कप की मेजबानी के लिए 3 देशों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी के दौरान किया जाएगा, और वर्ष 2018 में भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था, जबकि 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा, 2020 है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से रखिएगा, 2020 है ये, ध्यान से देख लीजिएगा कि 2018 में पुरुष हॉकी के विश्व कप का आयोजन किया गया था, जबकि 2020 में, यहाँ थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझे लग रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं आगे बता भी दूंगा, ठीक है। तो विश्व कप का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि 2022 होगा ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को बता दूंगा फिर आप लोगों को, टेंशन ना लिया कीजिए आप लोगों का, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं तो इसका टेंशन ना लिया कीजिए, जब भी जरूरत होगी उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मेन ये था कि जानना कि भाई हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कौन उसको प्रस्तावित किया है, किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में है वो, और उससे क्या बेनिफिट होगा, कितने प्रशंसक बैठेंगे, क्या बेनिफिट होगा, तो ये जरूरी जानना चाहिए। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के बारे में, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, और इसका गठन 7 जनवरी 1924 में किया गया था, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसेन में स्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है, बेटा एक मिनट रुक जाओ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है, वो महासंघ जो है वो कहाँ पर है?
तो वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की गवर्निंग बॉडी है और इसका गठन किया गया था 7 जनवरी 1924 में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसेन में स्थित है और वर्तमान में 137 देश इसके सदस्य देश हैं। कितने देश है बेटा? 137। तो याद रखिएगा 137 जो है सदस्य देश है, ठीक है। और स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को, ठीक है। और वर्तमान में 137 देश इसके सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं भारत के नरेंद्र बत्रा हैं। और अभी रिसेंटली क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, अब देखिएगा क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ क्या है। जैसे मैंने फीफा के बारे में बताया, फीफा के कब स्टार्ट किया गया था ये भी बताया, कौन कौन से देश स्टार्टिंग शुरुआत में पार्टिसिपेट किए थे ये भी बताया। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, इसका जो गठन किया गया था 7 जनवरी 1924 में किया गया था। और जैसे इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया स्विट्जरलैंड के लुसेन में स्थित है। वर्तमान में 137 देश सदस्य देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है भारत के नरेंद्र बत्रा साहब है हमारे। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के स्तर के हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने में मुख्य भूमिका निभाता है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए, अगला थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिजिट के बारे में, ठीक है। ब्रिजिट है ज है ये, ब्रिजिट की या ब्रिजिट की जो भी कहिए, तो थोड़ा ये सब देखते हैं ब्रिजिट क्या है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? ब्रिजिट के बारे में क्या है, क्या समझौता होने वाला था, क्या अभी तक हुआ, क्योंकि महीने के लास्ट में होने वाला था दिसंबर के लास्ट तक। और वैसे भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं फरवरी के, बताइए पहले। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? भाई सीसेट भी पढ़ना है ना आप लोगों को, बताइए, ये भी एक करंट है। तो बताइए लीप ईयर कितने दिन होते हैं फरवरी, अगर लीप ईयर होता है तो कितने दिन हो जाता है? 365 की 366, बताओ। बताइए कितने दिन होगा, ये होगा कि ये होगा, बताओ। सब पढ़ा दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या आप लोगों को, ये बताइए। बेटा इतना तो जानना चाहिए ना कि 29 फरवरी होगा फिर, ठीक है। तो 29 फरवरी जब होगा तो 366 दिन होगा, यही तो होगा। हम्म चलो, तो ब्रेजिट सौदे के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रेजिट सौदा डील क्या है, क्या डील हुआ था, अभी तक की क्या स्थिति है, वर्तमान में उसकी क्या स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है, आगे क्या होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किया जाए चर्चा? चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि चर्चा होगा तभी ज्ञान भी खुलेगा। और बेटा क्वेश्चंस पूछा करो, आप लोग डरो मत, क्वेश्चन पूछो, अगर कुछ डाउट हो तो भी पूछो। जैसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बताया, जैसे मैंने ये भी बताया कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनने जा रहा है उड़ीसा के, ठीक है, राउरकेला में। तो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर जानना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा में क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट जगह है, घूमने लायक जगह है क्या क्या है, सब जानना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े फिर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। बीच में छुट्टी क्या कर दिया, जल्दी बताओ। ठीक है, नया साल आने वाला है बेटा, इतना ढीला मत पड़ो, पेपर भी आने वाला है सर पे, और 2021 और 22 तो वो गोल्डन चांसेस हैं आपके लिए कि बेटा इस समय वैकेंसी लगातार आएंगी, लगातार वैकेंसियों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि 21 और 22 में जानते ही हैं आप लोग कि 22 में चुनाव होने वाला यूपी में भी, इसलिए कमर कस दीजिए और पेपर देते रहिए आप लोग, पेपर के साथ समझौता नहीं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है, अथेंटिक पढ़ाया जा रहा है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस लड़ेंगे, आराम से लड़े भी हैं क्वेश्चन और लड़ेंगे आगे भी, टेंशन ना लो, हम लोग का अनुभव बताएगा, ठीक है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, ठीक है, किसी अनुभव और किसी का अनुभव नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ एक समझौते करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अपने भविष्य के संबंधों की शर्तों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी समय सीमा जैसे थी 31 दिसंबर 2020। तो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन, इन दोनों के बीच में जो ब्रेक्जिट समझौता हुआ था, वो समझौता अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका लास्ट टाइमिंग डेट था, जो समय सीमा थी, वो थी 31 दिसंबर 2020 को। और अभी भी वो कोशिश ही कर रहे हैं कि भैया अभी तक जो शर्त है, जो भी चीजें हैं, जो संबंध है, उस संबंधों की शर्तों को प्रभावित करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी समय सीमा था, टाइम पीरियड था 31 दिसंबर 2020 तक। अब हम बात करते हैं कि ब्रेक्जिट सौदा आखिर है क्या, कौन सा डील कर लिए दोनों के दोनों, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। वैसे भी बहुत राज किए थे हमारे ऊपर ये लोग,
अब तो कोरोना वाला बीज रहे हैं, सब देख रहे हो। यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से बाहर हुआ था। ठीक है, तो सभी को पता भी है ये बात कि यूनाइटेड किंगडम जो था हमारा, वो औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को ही यूरोपीय यूनियन से, ईयू से बाहर हुआ था। और देश ने इसके बाद 11 महीने के परिवर्तन काल, मतलब ट्रांजिशन पीरियड में प्रवेश किया, जिसके दौरान यह यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करता रहा, क्योंकि जो कि नियम थे उस नियमों का 11 महीने तक उसने पालन किया। और इस परिवर्तन काल के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर बातचीत करने की कोशिश भी की। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि भाई लास्ट डेट कब है, 31 दिसंबर 2020। उससे ब्रिटेन से, यूके से यूनाइटेड किंगडम जो है ईयू कब अलग हुए, ये चीजें थी 31 जनवरी 2020। और 11 महीने का टाइम पीरियड खत्म हुआ, फिर जो नियम था नियम को फॉलो किया गया था। और जैसे मैंने कहा कि इस परिवर्तन काल के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के जो भी समझौते थे उस समझौते पर बातचीत करने की कोशिश भी की। आगे इसके बारे में और भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखिए। तो जो परिवर्तन की अवधि समाप्त होने के बाद, यानी कि जो परिवर्तन की अवधि थी जो 31 दिसंबर 2020 तक, यह सौदा यूके और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के प्रमुख पहलुओं को निर्धारित करेगा, जिसमें कौन कौन से संबंधित पहलू थे। जिसमें रक्षा था, व्यापार समझौता था, ट्रेड एग्रीमेंट था, आव्रजन था, सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं। और यह सौदा यूके और यूरोपीय संघ के संबंधों को निर्धारित करेगा, और इसे ब्रेजेट सौदा कहा गया है। ठीक है, ब्रेजेट डील कहा गया है। और इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। यानी कि जो भी नियम कानून थे अलग होने के बाद, उस नियम कानून पे जो भी 11 महीने का चर्चाएं चली हैं, उसी के बारे में बताया भी गया है कि क्या क्या डील हुआ था, जिसमें रक्षा है, व्यापार समझौता है, ट्रेड एग्रीमेंट है, आवर्जन का है, सुरक्षा इत्यादि सब शामिल है इसमें। और यह समझौता यूके और यूरोपीय संघ के संबंधों को निर्धारित करेगा। इससे ब्रेजिट का सौदा कहा गया है, और उस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना अभी भी बाकी है। प्रमुख चिंताओं की थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। क्या क्या प्रमुख चिंताएं हैं कि यूरोप का उच्चतम न्यायालय जो है यूरोपीय कानून का अंतिम मध्यस्थ बना रहेगा, ये कहा गया है। अभी भी प्रमुख चिंताएं मेन है। और हालांकि यूके सरकार ने घोषणा की है कि ईसीजे जो मतलब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का सीधा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और इसी चिंता को लेकर दोनों में अभी भी मतभेद बने हुए हैं कि यूरोप का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, यूरोपीय कानून का अंतिम मध्यस्थ बना हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि यूके सरकार ने ये घोषणा की थी रिसेंटली कि ईसीजी जो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है का सीधा जो अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, और इसी पे चिंता बना हुआ है। इस चिंता को दूर करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था, अभी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और भी देख लीजिए, यूरोपीय संघ के देशों में ब्रिटेन के नागरिकों की यात्रा नियम और ब्रिटेन में यूरोपीय नागरिकों के लिए यात्रा नियमों पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी है, क्योंकि भाई आवर्जन होगा, एक दूसरे देश में आएंगे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो नियम है यात्रा की रूल में, चाहे वो ब्रिटेन के नागरिकों के लिए हो चाहे यूरोपीय यूनियन के नागरिकों के लिए, वो भी निर्णय लिया जाना भी बाकी है। और यूरोपीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड अधिकांश ब्रिटिश नागरिकों के लिए मान्य नहीं होगा, यह चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में वित्तीय सेवाओं और नियमों के लिए अब तक अलग अलग व्यापार समझौते हैं। दोनों भागीदारों को अभी तक एक दूसरे के नियमों को मान्यता देना बाकी है, और इससे वित्तीय कंपनियों को अपनी सेवाओं का निर्यात करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले एक ही थे, अब अलग अलग हो गए, तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी ही। जाहिर सी बात है, यूनिटी में तो पावर था ही, और ये जितना पावर था ये तो सब पे राज किए थे ये लोग। खैर इनके बारे में अब क्या कहना। तो वही चीजें हैं कि अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं, जिसमें मैंने कहा कि ब्रिटेन के नागरिकों की यात्रा नियम और ब्रिटेन में यूरोपीय नागरिकों के लिए यात्रा के नियमों पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी है। क्या होगा इसका? और जैसे मैंने कहा कि यूरोपीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड अधिकांश ब्रिटिश नागरिकों के लिए मान्य नहीं है। अब सोच लो, ये भी कहानी एक चालू है वहां पे। और जैसे मैंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में वित्तीय सेवाओं और नियमों के लिए अब अलग अलग व्यापार समझौते हैं, और दोनों भागीदारों को अभी तक एक दूसरे के नियमों को मान्यता देना बाकी है। इससे वित्तीय कंपनियों को अपनी सेवाओं का निर्यात करना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी एक समस्या सबसे ज्यादा पैदा हो गई है, और इसी के लेके चिंता भी वो लोग जाहिर किए हैं। 31 जनवरी और 31 दिसंबर देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, तो करिए चिंता जाहिर, क्या दिक्कत है। और थोड़ा सा और भी देख लीजिए कि और क्या है कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को डेटा सुरक्षा नियमों पर निष्कर्ष लेना भी बाकी है। भाई एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दोनों में अलग अलग हो रहे हैं, तो भाई जो नियम है, जो कानून है, जो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। ये तो जाहिर सी बात है। चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड चीजें हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हो, चाहे जो भी चीजें हो, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं समस्या बाधित तो करेंगी। चाहे वो वीजा का केस हो, चाहे आने जाने का केस हो, चाहे किसी देश से संबंध का केस हो, हर केस पे कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ही।
वो इफेक्ट पड़ा है और इसी चीज के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को डेटा सुरक्षा नियमों पर निष्कर्ष निकालना अभी भी बाकी है। और इससे पहले यूरोपीय संघ के सभी देशों द्वारा यूके के पेशेवरों को मान्यता दी गई थी। जैसे ब्रेजिट के बाद उनकी व्यावसायिक योग्यता की मान्यता में प्रतिबंध लग सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या भी है। और ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के कई डेटाबेस तक पहुंच अब नहीं मिलेगी, जिसका उपयोग पुलिस हर रोज करती है। तो वही चीज है, डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और समस्याएं तरह तरह की होती हैं। समस्या का निदान यही लोग निकालेंगे, क्योंकि यही लोग पूरी दुनिया पे राज करते थे ये लोग। और वही है, वक्त सबका बदलता है, कभी उनका वक्त था, कभी देखिए आज झेल रहे हैं बैठ के, आज यही कहानी सुना रहे हैं अपने आप एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ब्रेग्जिट समझौता। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो होगा जनवरी 2021 का शुभारंभ होने वाला है। और जनवरी 2021 से फास्टैग जो होगा, आप देखते होंगे गाड़ियों पे लिखा होगा फास्टैग, और वही क्या, फास्टैग का यूज क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, हर गाड़ी पे चिपका रहेगा फोर व्हीलर पे फास्टैग। आप टोल से जब गुजरेंगे तो कोई पैसा वैसा नहीं आपको इन कैश देना है, आपके फास्टैग से आपके अकाउंट से सब वो अटैच रहता है। आपका क्यूआर कोड जैसे ही जाएंगे स्कैन कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे, और आप मस्ती से अपनी गाड़ी को धूम मचा के चलते रह जाएंगे। तो 2021 से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा, तो सभी लोग अपनी फोर व्हीलर गाड़ियों पे फास्टैग लगवा लीजिएगा। ठीक है, कौन से मंत्री हैं, क्या है, क्या नियम है, 21 से अनिवार्य होगा। अनिवार्य हो गया तो पालन कीजिए उसका। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए हमसे। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो तो पूछो, जल्दी जल्दी बताइए सभी के सभी। कोई डाउट है किसी को? तो डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हाल ही में परिवहन, ठीक है, और राज परिवहन व राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, जो बीजेपी से आते हैं, नागपुर से सांसद हैं, ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग जो होगा पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। देखिए, भारत में जितनी भी फोर व्हीलर गाड़ियां हैं उन सारी गाड़ियों पे देखना बेटा फास्टैग चिपका होना चाहिए। नहीं चिपकेगा तो फिर लाइन में लगिएगा, बहुत से दंड भी दिए जाएंगे, आगे बताया जाएगा। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है, आप सीधे गाड़ी धूम मचाते हुए निकल जाइए, आप समय की बचत भी होगी आपको। कैश का जो लफड़ा है वो भी कहानी खत्म हो जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी। डिजिटल इकोनॉमी मतलब, कहने का मतलब यही है कि जो फास्टैग होगा हर आदमी को अलग अलग यूनिक मिलेगा फास्टैग कोड, जो होता है क्यूआर कोड जैसे होता है। आप जब आपकी गाड़ी पे आगे चिपका रहेगा, आप टोल से जब गुजरेंगे तो आपको कहीं लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है, जो बार बार लाइन लगाते हैं, गेट खुलता है, पैसा देना होता है, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। आप सीधे आगे बढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा, सरकार को तो रेवेन्यू से मतलब है, तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, हम लोगों को भी मतलब है कि भाई हमारी समय की बचत होगी। इसलिए सब लोग फास्टैग लगवाइए, और 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया कि सभी गाड़ियों का अनिवार्य कर दिया गया है। तो टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जाएगा, तो आपके अकाउंट से वो अटैच होगा। आपके अकाउंट से जो ही गाड़ियां गुजरेंगी टोल प्लाजा होते हुए, वो स्कैन कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो 80% जो कलेक्शन है वो फास्टैग के द्वारा किया जा रहा है। अभी भी लोग बचे हुए हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं इसके बारे में, और बहुत लोग लगवा भी नहीं रहे हैं। जानते हो उन लोगों का क्या कहना? तो लाइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कैश दीजिए पेमेंट, लेकिन भैया किससे ऐसा होने वाला है कि सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। और सरकारी आंकड़ा यही कहता है कि आंकड़े को 100% तक ले जाने का प्रयास जारी किया जा रहा है। अभी तक 80% ऐसे लोग हैं जो इस चीजों को कर रहे हैं, और 21 में तो सबको करना है, 20% अभी भी बचे हुए हैं लोग, उनको भी करना पड़ेगा। और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल संग्रह प्रतिदिन 93 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, 93 करोड़ रुपीज। बूथ बूथ से भैया घड़ा भरता है, ऐसा बचपन में सुना होगा आप लोगों ने। और देश की अगर जनसंख्या 130 करोड़ है, अगर हर व्यक्ति 1 रुपया अगर आज के डेट में देता है, तो आपके पास 130 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जुट जाएंगे। और सोचिए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह जो होता है, टोल का कलेक्शन होता है, वो 93 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब बेटा सोचो कि आगे धीरे धीरे ये चीजें तो बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का आवागमन भी तो बढ़ रहा है, गाड़ियां भी तो रोज बढ़ रही हैं। तो हर चीज जब बढ़ रहा है तो सरकार को रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। तो ध्यान देखिएगा, फास्टैग जो होगा 1 जनवरी से चालू हो जाएगा। ध्यान से चीजों को पढ़ लेगा, जनवरी से आपको हर गाड़ी पे फास्टैग दिखाई देगा। ठीक है, तो अपने अगल बगल के लोगों को भी बता दीजिएगा ये बात, क्योंकि पढ़ने का कहीं तो बेनिफिट उठाइए आप लोग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी का नाम भी देखिए, ये फास्टैग है। देखिए यहाँ लगी हुई है, हर गाड़ियां लाइन लगी है, फास्टैग फास्टैग लिखा हुआ है। अब देखो जो फास्टैग वाला देखो खाली है, क्योंकि उनका पैसा सीधे गुजर जाएंगे वो, एकदम गाड़ी रेस में निकलेगी और वो निकल जाएगी, उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे नॉर्मल जो पहले लाइन वाले लगे हुए हैं, तो देखो भीड़ के में फंसे हुए हैं सब। एक निकलेगा पैसा देगा, दूसरा निकलेगा फिर पैसा देगा, तो समय भी किल हो रहा है। तो समय बचाना हो तो फास्टैग को लगवाइए और सरकार से पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देना तो पैसा है ही आपको। तो फास्टैग देके ही क्यों ना किया जाए वो काम। फास्टैग क्या है देख लीजिए। फास्टैग जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, और इसका संचालन जो किया जा रहा है राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण एनएचआई द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। और इस प्रणाली के तहत देख रहे हैं आप 93 करोड़ रुपए प्रतिदिन इस समय मिल रहा है सरकार को। और फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाएगा, जैसे मैंने कहा, या वो लगा रहेगा आपकी गाड़ी के आगे और वो स्कैन कर लेगा, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा पैसा, जितना लगता था चार्ज जो है अपने आप आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ टोल पे आपको कितना पैसा कटा भी है। अब टोल कर अदा करने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम धूम मचाते हुए निकल जाइएगा। ठीक है। फास्टैग जो है एक प्रीपेड अकाउंट से जुड़े होते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है पहले अकाउंट, प्री मतलब पहले होता है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। तो ये प्रीपेड अकाउंट से जुड़े होते हैं, और इसके द्वारा टोल प्लाजा से गुजरते हुए व्यक्ति के खाते से टोल अपने आप ही कट जाएगा। और फास्टैग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो पूरा फास्टैग के बारे में बता दिया है मैंने कि फास्टैग क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो संचालन जो है, जो करता धरता है, वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण है, नचाई है, द्वारा किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि फास्टैग रोकना नहीं है गाड़ी, गाड़ी को एकदम आगे बढ़ाते रहिए, धूम मचाते रहिए, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों का। तो सरकार ने कहा जब समय इंपॉर्टेंट लगाओ गाड़ी के आगे, तब तो हमको रेवेन्यू कैसे भी दोगे। तो कैशलेस इकोनॉमी तो वैसे भी हो रही है, तो डिजिटल इंडिया में आप बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, मतलब डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कैशलेस इकोनॉमी हो रहा है। तो यही सब चीजें हैं। और फास्टैग जैसे है कि प्रीपेड अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं, आपकी गाड़ी गुजरेगी, पैसा अपने आप ही कट जाएगा। और फास्टैग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी देख लीजिए फास्टैग की विशेषताएं। फास्टैग को ग्राहक अपनी पसंद के बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं, जिसमें करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाता से पैसा कटता रहेगा। इससे ग्राहकों को काफी सुविधा होगी, बहुत सुविधा होगी, पैसा कट रहा है, सुविधा होगी, उनको कैश बार बार नहीं देना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये सुविधा है उनकी। और फास्टैग ऐप की सहायता से किसी भी फास्टैग को रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे पेटीएम रिचार्ज करते हैं, वैसे फास्टैग ऐप जो है उसकी सहायता से आप उसमें वॉलेट में पैसे रख सकते हैं, तभी पैसा कटता रहेगा। और बाद में फास्टैग का उपयोग पेट्रोल पंप पर ईंधन को खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। तो एक ऐप से कितने कई बार अनेक विशेषताएं हैं इसकी, तो ये भी काम कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पर जब ईंधन को खरीदने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर फास्टैग की कभी विशेषताएं आए या किसी को बताना हो तो आप बता दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी बैंक से आप लिंक कर सकते हैं जिसमें सुटेबल हो। तो खाता से पैसा कटवाने से सरकार को पैसे से मतलब है, वो आप किसी भी खाते से दीजिए, तो जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें से पैसे आप डेबिट कराइएगा। और ग्राहकों को सुविधा यह होगी कि लंबी लंबी लाइन जो कतार लगती थी वो नहीं लगेगा, समय की भी बचत होगी। ठीक है। और आपको जैसे मैंने कहा कि इसको जो फास्टैग का ऐप है उसको रिचार्ज भी किया जा सकता है, और किसी भी फास्टैग को रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें देख लीजिए। देखिए लाइन लगी है, जो नॉन फास्टैग लाइन वाले हैं और फास्टैग वालों के लिए देखिए एकदम खाली रहता है। यही सब है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लीजिए क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, RFID डी क्या है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है। ठीक है। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है, और यह उन टैग्स को डिटेक्ट करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्टोर की जाती है। ठीक है। और एक द्विमार्गी रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर टैग के लिए सिग्नल भेजता है तथा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। RFID रेडियो टैग के लिए एक एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजता है, और टैग इस सिग्नल को रिसीव करता है तथा अपनी पहचान के साथ कुछ और सूचना को वापस भेजता है। कुल मिला के कहने का मतलब भैया कि आपको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आपके आगे लगा होगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी के आगे लगा होगा, आप गुजरेंगे, पैसा कटेगा, डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, और पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा कि भैया इतना पैसा यहाँ पे कटा है मेरा। ठीक है। बस इतना जानिए। और जैसे मैंने कहा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है, और यह उन टैग को डिटेक्ट करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्टोर की जाती है। तो पूरा डिटेल ही आ जाएगा, तभी तो पैसा कटेगा आपका। जैसे मैंने कहा, यह द्विमार्गी रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर टैग के लिए सिग्नल भेजता है तथा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन भी करता है, और RFID जो है
रीडर टैग के लिए एक एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजता है और टैग जो होता है इस सिग्नल को रिसीव करता है तथा अपनी पहचान के साथ कुछ और सूचना को वापस भेजता है। तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस सभी लोग जानते हैं। और जब से बीजेपी सरकार आई है नई वाली, मोदी 2.0 वाली 2014 से, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महान कवि, लेखक और हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव पर, जयंती पर सॉरी, इसका आयोजन किया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को और मनाया गया है इस बार भी। 25 दिसंबर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्रिसमस डे भी पड़ता है उस दिन, मनोरंजन मालवीय का भी पड़ता है, सबको पता है भी है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और सभी लोग जानते भी होंगे। मैं सोचा कि इसका एंडिंग इसी टॉपिक से कर देते हैं। तो भारत रत्न भी इनको मिल चुका है और ये वो नेता थे जिसकी सभी तारीफ करते थे। जैसे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो सभी के प्रिय थे, अटल बिहारी वाजपेयी सभी पार्टी के लोग इनसे प्यार करते थे क्योंकि ये बेबाक बोलते भी थे, हर मुद्दे पे बात करते थे और इनके अंदर की जो पॉलिसी थी सभी को साथ लेके चलने की, सबका साथ सबका विकास का रोल मॉडल ये प्रस्तुत करते थे। खैर, सुशासन दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं, 25 दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं पे बात किया जाएगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। और उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर का जो दिन होता है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था भैया? 2014 में। और 2014 में ही मोदी जी की एंट्री भी हुई थी, मई में एंट्री हुई थी। और मोदी जी ने आपने कहा कि भैया देखो इस साल जो है दिसंबर में हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाएंगे अटल जी की याद में। तो मनाया गया है क्योंकि अटल जी उस समय थे भी। और सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। और उन्होंने भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है क्योंकि सभी लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। और आपको पता होगा कि इतने पार्टियों को लेकर उन्होंने गठबंधन की कितनी कितनी सरकारें चलाई हैं वो, और बातों के सबसे बड़े धनी थे आदमी, जो कहते थे वो करते थे। चाहे वो कोई भी युद्ध देख लीजिए आप, चाहे पाकिस्तान का युद्ध देखिए, चाहे चाइना का युद्ध देखिए, चाहे कारगिल का युद्ध देखिए, और उन्हीं की देन थी। जब पोखरण परीक्षण हुआ था, जो यूरेनियम लेके अतराने वाले लोग अमेरिका बार बार हमारे ऊपर आक्षेप लगाते थे, बार बार रोक लगाते थे कि आपको सब ये सब परीक्षण नहीं करना है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि नहीं हम करके दिखाएंगे। और उस समय जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा भी जाता है, खैर सब पढ़ा भी चुका हूं उनके बारे में, देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हैं वो, हमारे सबके आदरणीय हैं वो। और वैसे भी दोनों लोग का साथ मिला और हमने पोखरण परीक्षण किया और अमेरिका को दिखाया कि बेटा तुम ही ना इतरा सकते हो, हम भी इतरा सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो दबंग, सॉरी, जो अगर ऐसा लगा हो मेरे शब्दों को सुन के, ठीक है। तो बेटा जो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि वो लोग परेशान हो जाते थे पहले, हर चीज पे रोक लगाना जरूरी थोड़ी होता है किसी देश को, सबको आदत होनी चाहिए, सबको अधिकार है भाई कुछ भी करने का। आप कौन होते हैं बार बार रोक लगाने वाले? आप तो कभी कुछ भी कर देते हैं। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही अमेरिका था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था, मोदी जी की जो मैं बात करूं। और वही यहाँ रेड कार्पेट बिछा के उनका स्वागत करता है और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड देता है। क्वाड के बारे में देखिए, क्वेश्चन भी पूछा था बीपीएससी में कि क्वाड में कितने सदस्य देश हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ था 3-4, उसमें क्वेश्चन गलत भी था, कौन नहीं है ये पूछा था। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है तो हम पढ़े भी होंगे, आप सब भी किए होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया जा रहा है, उसी प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट बिछा के स्वागत किया जा रहा है उसी प्रधानमंत्री का, तो कुछ तो होगा उस बंदे में। तो कई बार हमारे ऊपर बार बार कहा गया कि आप पोखरण परीक्षण नहीं कर सकते, और पोखरण तो मूवी भी आ चुकी है। और कोई बता सकता है कि पोखरण कहाँ पे है, किस स्टेट में है, कहाँ पर है पोखरण, किस स्टेट में है, वहां के सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, बता दीजिए आप सभी के सभी। क्योंकि अमेरिका बार बार सभी पे वो आक्षेप लगाता है, अपनी बादशाहत को हमेशा बनाए रखना चाहता है, और ये गलत है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय भी एक कठोर दृढ़ निश्चय फैसला किया कि हम तो करके रहेंगे भाई, तुम कुछ भी कर लो हम करेंगे जरूर। और उन्हें पोखरण परीक्षण करके दिखा भी दिया कि भैया हमको हल्के में ना लिया करो, हम भी हैं, हमारी भी गिनती करो, सन 2000 में पहुंचने वाले हैं। और कारगिल विजय तो हम लोगों ने किया ही था। तो ये सब चीजें हैं कि
एक नेता के सारे जो गुण होते हैं वो अटल जी में थे। अटल जी कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, हर रूप में वो सबके प्रिय थे। और सबसे बड़ी बात, जो वो कहते थे वो करते भी थे। चाहे वो पाकिस्तान का केस देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, अटल जी सभी के आदरणीय थे। और वही था कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इतने नेता कितने किलोमीटर पैदल यात्रा, इनकी रथ यात्रा निकाली गई और सभी की आंखों में नम आंसू से श्रद्धांजलि दी गई। तो वही चीजें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश कहाँ है, वहां के सीएम कौन है, थोड़ा सा कमेंट करके आप हमको बताइए। और वहां के राज्यपाल भी कौन है, ये भी कमेंट अगर करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। और देखो बेटा, कॉलेज का नाम पढ़ लेना, क्योंकि गांधी जी किस स्कूल से पढ़े थे ये अभी क्वेश्चन रिसेंटली आया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और कहाँ पे है वो। तो उन्होंने कहा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जब अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया और इसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की और शुरू में आर्य समाज से जुड़े भी थे। तो ये इनके बारे में शुरुआती दौर था जब ये युवा हो रहे थे, क्योंकि ग्रेजुएशन इन्होंने किया था आपके विक्टोरिया कॉलेज से, अब लक्ष्मी बाई कॉलेज था, स्नातक किया था। और उसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज जो कानपुर में है, उन्होंने राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल किया और शुरू में ये आर्य समाज से जुड़े थे। इतना इनके बारे में जानिए, आगे भी और चर्चाएं हम करेंगे। और देखते हैं 1939 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े, आरएसएस जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं। कोई बता सकता है आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरएसएस का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बताइए। और ये आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, ये भी बताइए। कोई पता है किसी को हेडक्वार्टर कहाँ और स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आरएसएस से 1939 में जुड़े। ठीक है, और प्रचारक भी बने, सभी को पता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने युवा अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया, क्योंकि भाई उस समय देश द्वितीय विश्व युद्ध का दौर भी चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 23 दिनों के लिए कारागार में डाला गया था। बड़े सारे बड़े नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इंडिया मूवमेंट सब पढ़ा चुका हूँ। तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी ने उस समय कहा भी था करो या मरो, डू या डाई। वही गांधी जो चोरी चुरा हत्याकांड होती है तो कहते हैं कि आंदोलन को स्थगित किया जाता है, वापस लिया जाता है। और वही गांधी 1942 में कहते हैं करो या मरो, डू या डाई। तो गांधी जी आत्मस्वावलंबन की भावना को सबको जगाना चाहते थे और कहते भी थे कि देखो, लोग अभी वाकई में स्वतंत्रता का मतलब अभी समझ नहीं पाए हैं, स्वावलंबन का मतलब वो समझ नहीं पाए हैं। और उनका जितने भी आंदोलन था स्पॉन्टेनियस आंदोलन था। और वही गांधी जो मैंने कहा कि चौरी चौरा हत्याकांड होता है, जब पुलिस चौकी को जला दिया जाता है वहां पे कई सारे पुलिस वालों को, तो आंदोलन को स्थगित करते हैं। और वही गांधी कहते हैं 1942 में, डू या डाई, करो या मरो। और सारा जो आंदोलन 1942 में जब आंदोलन शुरू होता है, सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन सभी नेता उसमें बने रहते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता थे। और सारी जनता जो है अपने आप को प्रतिनिधित्व करती है। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जैसे मैंने कहा कि 1939 में आरएसएस से जुड़े हुए थे और उसके प्रचारक भी बने थे। और जैसे मैंने कहा कि आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में, आरएसएस के इस समय संस्थापक कौन है ये भी बता सकते हैं तो बता दीजिए। और वर्तमान में आरएसएस के हेड कौन है ये भी बताना हो तो बता सकिए। वैसे भी भाजपा की सरकार है तो आप लोग समझ भी सकते हैं मैं क्यों पूछ रहा हूँ। और आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, किस परिस्थिति में हुई थी, ये जरूर जानना चाहिए। तो ये भी उनके बड़े भैया जो प्रेम जी थे, उनको भी 23 दिनों के लिए कारागार में उस समय डाल दिया गया था। और 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई की मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का, फॉरेन मिनिस्टर का पद दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में। बेटा ये सब चीजें पढ़ा करो। रामविलास पासवान ने अपने कैरियर की शुरुआत किस पार्टी से की है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बीपीएससी में पूछा है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लड़का पढ़ के चला गया, बहुत लंबा चौड़ा। रामविलास पासवान जी की डेथ हो गई, कौन से मंत्री थे, पूछा क्या क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि रामविलास पासवान जी देश में जब वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे थे तो वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन आ गया। अब लड़के गड़बड़, भाई कौन सी उनकी तो लोजपा है। तो लोगों ने सोचा कि लोजपा नहीं दिया तो नतीज मारो, लेकिन कोई और पार्टी थी। कमेंट करके बताइएगा कि किस पार्टी से किए थे। ये क्वेश्चन रिसेंटली संडे को आया था पेपर। 1977 के आम चुनाव जब हुए थे उसमें जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में इनको विदेश मंत्री का पद दिया गया था। और विदेश मंत्री के रूप उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण भी दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन
का जो महासभा हुआ था उसमें इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और आप देखिए कि शिकागो का सम्मेलन जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने प्रतिनिधित्व किया था। ये भी कल क्वेश्चन रिसेंटली अभी हाल ही में बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि जो मैं क्वेश्चन बीच में बताता रहता हूँ ना आपको, वो बेटा लिखा करो कॉपी में, वही पेपर में आएंगे सबसे ज्यादा। बाकी चीजें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग को, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1977 में, जैसे मैंने कहा कि आम चुनाव जब हुआ जनता पार्टी की सरकार में, जो मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी थी, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को विदेश मंत्री बनाया गया था। और वो भारत का जब प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जाते हैं तो हिंदी में संबोधन करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि 1893 के शिकागो के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में रिसेंटली आया हुआ था, प्रीवियस कभी जाके पेपर रिसेंटली देखो, यहीं से देखो कितने क्वेश्चन में घुमा दिया। उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि गांधी जी शुरुआती पढ़ाई किस स्कूल से किए थे। स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेज, कहाँ से, राजकोट से किए थे कि सूरत से किए थे, गांधीनगर से किए थे, कहाँ से किए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीजें छोटी छोटी है, लेकिन आपको को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको भी उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। और हमारे विवेकानंद साहब 1893 के शिकागो के सम्मेलन में जाते हैं और हिंदी में भी भाषण उन्होंने भी दिया था। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने भी किया। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उनकी मंत्रिमंडल में ये विदेश मंत्री के पद पर थे। उसके बाद विदेश मंत्री के रूप में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब उनको वक्तव्य देने का, जब भारत को रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिला, तो वो जाते हैं वहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में और हिंदी में भाषण देते हैं। और ये पहले हैं जो हिंदी में भाषण देते हैं सर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वैसे भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या कहना, अभी भी हैं हम लोग के बीच में, बड़ा योगदान है इनका। देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब। तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये ध्यान से पढ़ लेना बेटा, कब कब बने, ये जरूरी भी है आपको जानना, क्योंकि पेपर किस हिसाब से पूछ दे कोई नहीं जानता है। पहली बार वे 1996 में प्रधानमंत्री बने। 999 लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, पहली बार, फर्स्ट टाइम। हालांकि उनका कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था। 13 डेज का अगर कोई पूछ दे कि भैया पहली बार कब बने थे और कितने दिनों के लिए बने थे, तो ये 13 दिन के प्रधानमंत्री थे। सोच लो बेटा, 13 दिन सिर्फ। तो उनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था, सभी लोग जानते भी होंगे। दूसरी बार 1998 और 99 में बने, 1998 और 99 के बीच में बने। और मात्र 11 महीने के लिए पीएम बने थे। ये भी देखो, पूरा 5 साल नहीं। तो पहली बार जब बने 1996 में, तो सिर्फ 13 दिन के लिए मात्र बने थे। दूसरी बार बने 98 और 99 में, तो ये सिर्फ मात्र 11 महीने के लिए बने थे। देखो, साल भी पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर भी 3 बार बने। और अगला देखते हैं। और 1999 से लेकर 2004 के बीच में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया, जो 5 साल का कार्यकाल होता है, 99 टू 2004। ठीक है, तो 5 साल का जो टाइम पीरियड था, उन्होंने भरपूर तरीके, अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। और इसके अलावा मोरारजी देसाई की कैबिनेट में विदेश मंत्री बने, जिससे बता ही चुका हूं आप लोग को ऑलरेडी। तो ये उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में, कि वो शुरुआती किस स्कूल से किए, बाद में किस स्कूल से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आरएसएस में कब से जुड़े, कब वो प्रचारक बने, कब वो जेल गए, कब वो पहली बार विदेश मंत्री बने, कब वो प्रधानमंत्री बने, कितनी बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कितने दिनों के लिए थे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो कितने महीनों के लिए थे, और तीसरी बार तो ये भरपूर तरीके से 5 साल बेमिसाल की तरह उन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक के बीच का जो सफर था, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने देश का प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसको भली बात निभाया था। और जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट में विदेश मंत्री भी थे मोरारजी देसाई के। और अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 4 दशक तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। 4 दशक, सोचो, 40 साल। और वे 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य हुए। तो जोड़ लो 10 तो 12 तो यही होंगे। 12 25 60 साल तो ये सांसद के रूप में ही काम कर लिए। और 2009 में उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कारण सभी को पता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है एक नेता की गुण। सोचो, आज के एक नेता है हमारे, खैर, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप दिखाइए कि आपके ऊपर कितने आपराधिक रिकॉर्ड है, पेपर में छपवाइए, न्यूज छपवाइए। तो ऐसे पेपर में छपवाएंगे जिसमें किसी को पता ही ना चले। ठीक है, और 2014 और 2019 का आंकड़ा जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि जितने केसेज हैं
जितने 2014 में थे उससे ज्यादा केसेस तो 2019 वाले सांसदों के ऊपर है। सब पढ़ा चुका हूँ अब। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि साहब आप पेपर में छपवाइए, आप चुनाव लड़ने के पहले पूरा कहानी सुनाइए लोगों को कि आपके ऊपर इतने आपराधिक रिकॉर्ड है। और ये हमारे ये नेता थे जिनको सब प्यार करते थे, जिनको सब इज्जत देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी नाम ही काफी था। एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, हर रूप में ये हमारे सबके प्रिय थे। ये देख लीजिएगा, कब विदेश मंत्री, कब आरएसएस, और कब इन्होंने जनता पार्टी की सरकार, जब जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री कब बने, कब भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने स्थापना किया, कौन कौन लोग स्थापना में शामिल थे, कब ये कितनी बार सांसद बने, कितनी बार ये प्रधानमंत्री बने, क्या क्या कार्यकाल था इनका, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, और कब पूर्ण कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। और इसके साथ साथ सब इसको जानना भी चाहिए। 2009 में ये स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि भैया हमको राजनीति, सक्रिय राजनीति से दूर करो यार, बहुत सांसदों से प्रधानमंत्री बन लिया, अब तो शांति से रहने दो हमको। और इन्होंने राजनीति से संन्यास भी लिया था। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और बेटा, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक किसे कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए। जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी कुछ कहना होता है, जो भी बताना होता है, मैं इसी टेलीग्राम पे चैनल पे भेज देता हूँ। क्योंकि टेलीग्राम का लिंक हमसे जुड़ने का एक माध्यम है आपके पास। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप हमसे जुड़िए। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना होता है, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, और जब जब मेरी क्लास होती है आपको टेलीग्राम मेरा फॉलो करते रहना है। एक क्लिक करेंगे टेलीग्राम के लिंक से, आप तुरंत हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब जब जब मेरी क्लास होगी, क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसे करते हैं कोड PJ01, ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। अगर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी का, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे इस समय है। और आप ऑफलाइन में जितनी फी आप लोग पहले देते थे, उसके 1/4 फीस में यार कुछ है ही नहीं, समझो एक तरह से। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी महानगर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठिए और आराम से, अपना नेट आपके पास है, आप अपने मोबाइल में आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, रिकॉल करते रहिए जब तक सब्सक्रिप्शन है आपकी। इस कोड का यूज करेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो किसी भी टॉपिक पे, कोई भी डाउट हो बेटा, तो आप हमको मैसेज कर देना। बाकी आप लोग कमेंट तो पूछता, जो कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछता आप लोग बताते भी हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे ओडिशा का मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उसका आप लोग जरूर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे आरएसएस के बारे में मैंने कहा कि आरएसएस की स्थापना की, उन्होंने आरएसएस में जुड़े, तो आपको ये जानना चाहिए कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, आरएसएस में स्टार्टिंग में कौन कौन से लोग उसके संस्थापक सदस्य थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर क्या है। आरएसएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो सही, मान लो कभी इंटरव्यू में ही पूछ दे आरएसएस के बारे में, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या है आरएसएस, जिसके बारे में इतना विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजें आज की समझ में आई होंगी। और आप लोग प्लीज अपने कमेंट, अपने रिव्यू, अपने जरूर बताते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट, अपने सुझाव प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। और जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, कल फिर 3 बजे होगा, तो मैं आप लोग को फिर क्लास कुछ नए करंट अफेयर के, कुछ नए जो चीजें हैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल हम फिर मिलते हैं 3 बजे, ठीक है। बाकी जो और भी क्लासेज होंगी तो मैं क्लास को आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।